नमस्कार दोस्तों। आज भारत देश में सबसे ज़्यादा दुखी दो पेशे के लोग हैं, एक जवान और दूसरा किसान। सन 1965 में भारत के दूसरे वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली में रामलीला मैदान में ये स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन आज ऐसी नौबत है कि उन्हीं किसानों को अपने हक की लड़ाई के लिए इस मैदान में आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी है। किसान जब खेत खाद के बाद बाज़ार में जाता है तो उसको बीज भी मिलावट वाले मिलते हैं और वो भी महंगे दाम के। उसके बाद फर्टिलाइज़र लेने जाता है तो सबसे पहले पैसे निकालने पड़ते हैं और ग्राम सेवक जो हर पंचायत में नियुक्त किए गए हैं वो किसानों को बताते नहीं कि कौन सी ज़मीन में कौन सा आपको फर्टिलाइज़र डालना है। और उसके बाद समस्या है पानी की। तो भारत देश में 160 मिलियन हेक्टर टोटल ज़मीन जो है जो एग्रीकल्चर के लायक है, इसमें से सिर्फ 39% ज़मीन जो है वो लैंड वाटर से इरिगेशन की जाती है और 22% जो ज़मीन है वो नहर से उसका इरिगेशन किया जाता है। तो पानी की भी एक बड़ी समस्या है। उसके अलावा 65% लोग मानसून पे डिपेंड रहते हैं और बारिश के बाद अगर भी कुछ फसल पकी हुई है तो उसमें कीटनाशक दवाइयों के बहुत पैसे लगते हैं। सोने के भाव पे ये दवाइयाँ बिकती है और इसमें से भी कुछ अच्छा रिजल्ट किसान को नहीं मिल रहा है। फसल जब पकती है तो उसको काटने के लिए खेत मजदूरों को भी ज़रूरत पड़ती है और सबको एक साथ फसल काटनी होती है सीजन के हिसाब से, तो उस टाइम मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। किसान के पास जो इक्विपमेंट एग्रीकल्चर के जो औजार है वो भी अद्यतन टेक्नोलॉजी वाले नहीं है। अगर जो मिल रहे हैं वो भी महंगे हैं तो वो परचेज नहीं कर पा रहे, इसके लिए ज़्यादा टाइम निकलता है। और सबसे बड़ी अहम समस्या कि सरकार की ओर से सपोर्ट प्राइस किसान को नहीं मिल रहा है, यानी कि जो उसने फसल पकाई है उसका सही दाम सरकार की ओर से फिक्स नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से किसान को अपनी जो आमदनी है इसमें बहुत कटौती हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता किसान गरीब होता जा रहा है, अपने सर पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। सरकार के अलावा भी किसान साहूकारों से पैसे लेके ब्याज पे पैसे लेके अपने परिवार का गुजरान चला रहा है। तो कुछ साहूकार इस किसान की ऐसी स्थिति में उसको साल का 36%, 50%, 100%, 120% के हिसाब से उसको पैसे देते हैं और धीरे धीरे किसान है कर्ज में डूब जाता है और आखिरकार वो आत्महत्या का मार्ग अपना लेता है। अभी 30 दिन के अंदर गुजरात साबरकांठा में करणपुर, हिम्मतनगर और सिमलिया तलोद में 2 किसानों ने अपनी कर्ज की वजह से अपनी जान दे दी और ख़ुदकुशी कर ली। सन 2014 के एक सर्वे के अनुसार पूरे देश में करीबन 1,36,000 लोगों ने खुदकुशी की थी। इसमें 11.2% तो सिर्फ किसान ही थे। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग अपनी गरीबी की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका कोई हल ना हो। इसके लिए सरकार और किसान, हमारे जो मंत्री है कृषि मंत्री, उसको आमने सामने बैठ के उसकी समस्याएं सुननी चाहिए और उसका सही समाधान निकालना चाहिए। भारत देश की एक कमजोरी रही है कि सबसे ज़्यादा राजनीति किसानों पे खेली गई है, लेकिन किसानों को अपने जो मेहनत है, अपना जो खून पसीने की कमाई है, उसके हिसाब से उसको दाम नहीं मिल रहे और उसमें आहिस्ता आहिस्ता भारत की किसानों की स्थिति थोड़ी बिगड़ती जा रही है। दोस्तों, जब उसके लिए अगर सरकार को अहम कदम उठाना ही है तो सबसे पहले जो बाज़ार में सीड्स मिल रहे हैं, जो बीज, उस पे सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए और 100% प्योर और वाजिब दाम से किसान को बीज मिलना चाहिए जो अपने खेत खाद के बाद अपने ज़मीन में डाल सके। उसके बाद फर्टिलाइज़र जो है, तो फर्टिलाइज़र के लिए जो ग्राम सेवक सरकार ने पंचायत में बिठाए, तो पंचायत के बगल में एक लेबोरेटरी भी बिठानी चाहिए। हर किसान को पता होना चाहिए कि उसकी ज़मीन में कौन से घटक है, कौन से नहीं है और कौन से डालने हैं,
जिसके जरिए अपना जो उत्पादन है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी कर सके। उसके अलावा सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो हर किसानों को इकट्ठा करके ग्राम सभा में बतानी चाहिए कि सरकार की ओर से आपको ये योजना है और उसका आप लाभ ले लीजिए, और उसकी जो बीमा योजना है उसका आप लाभ लीजिए। कुछ किसानों को पता भी नहीं होता कि बीमा कहाँ पे होता है। अभी तो सब ऑनलाइन हो गए हैं, पैसे भी उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो सबको जब बीमा मिलता है, जो लोग एजुकेटेड है, लेकिन नॉन एजुकेटेड लोगों को पता भी नहीं चलता कि बीमा कहाँ और कैसे होता है। उसके बाद अगर जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की, तो भारत देश में 160 मिलियन हेक्टेयर जो ज़मीन है जो एग्रीकल्चर के लायक है, इसमें से सिर्फ 39% जो लैंड है वो ग्राउंड लेवल से, यानी कि ट्यूबवेल और बोरवेल से इसमें इरिगेशन होता है, और सिर्फ 22% ऐसी ज़मीन है जिसकी इरिगेशन नहर के हिसाब से होती है। यानी कुल मिला के 65% जो किसान हैं वो मानसून पे डिपेंडेबल है, और अगर मानसून बारिश अच्छी हुई तो ही वो फसल अपने खेत में डाल सकते हैं, फसल उगा सकते हैं। और अगर वहाँ सूखा पड़ा तो भी नहीं कर सकते, अगर बाढ़ आई तो भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए आज से आज़ादी के पहले एक अंग्रेज़ ने ऐसा सोचा था 150 या 170 साल पहले कि भारत के अंदर सभी नदियों को मिलाया जाए, और इंटर रिवर लिंकिंग का एक जो फॉर्मूला उसने बनाया था कि जिसके ज़रिए जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ होती है और जहाँ पे ज़्यादा पानी आता है और ज़्यादा पानी वो दरिया में बह जाता है, उससे पहले उसको नहर बना के जहाँ पे सूखा होता है तो ये बाढ़ वाला पानी वो नहर के थकी ऐसी जगह में डाला जाए कि जहाँ पे सूखा होता है, और पूरे देश में वो पानी की जो व्यवस्था है उसका इरिगेशन हर किसान को मिले। इससे सरकार को बहुत से फायदे भी है। तो अगर वहाँ जहाँ पे बाढ़ आती है, नदियों में उफान आता है और कुछ लोग मर जाते हैं, तो वो पानी अगर नहरों में आ जाएगा और जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो बाढ़ वाले के भी फ़ायदा हो जाएगा। जहाँ पे सूखा होगा वहाँ पे भी फ़ायदा हो जाएगा। उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी नदियों के साथ इरिगेशन उसमें बढ़ेगा। किसानों को उसके साथ और अगर बिजली उत्पादन करनी है तो उसमें भी उसको बेनिफिट होगा। अगर इस चीज़ में बहुत से देशों ने ये जो रिवर लिंकिंग की योजना है वो अपनाई, और ज़्यादातर लोग सक्सेस भी हुए हैं। इसके बाद अगर जब अंग्रेज ने ये बात सोची थी, तब भारत के भूतपूर्व वजीर आजम श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी बात सोची थी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भूतपूर्व वजीर आजम, उन्होंने भी बात सोची थी कि इसके लिए हम कुछ कदम उठाए। और अभी हमारे जो वजीर आजम हैं माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने उसके बारे में कुछ कदम उठाने के लिए कुछ कदम उठाए भी है। लेकिन ये किसानों की प्रमुख समस्या है। और जैसे भारत में सड़क योजना बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन भारत एक कृषि प्रधान देश है, और 48 से 50% लोग जो है वो ज़्यादातर कृषि पे ही डिपेंडेबल है। और जब ज़्यादातर लोग इस पर डिपेंडेबल है तो जाहिर है कि सरकार को सबसे पहला हमारा बेसिक समस्या है कि किसानों की आर्थिक नीति में अगर सुधार आए, उसके लिए सबसे पहले ये कदम उठाना चाहिए। अगर रिवर लिंकिंग का जो फॉर्मूला है, अगर भारत देश में अगर उसको अग्रेसिव उसको डाला जाए या उसको शुरू किया जाए, तो ये फॉर्मूला कोई छोटी नहीं है, 1-2 साल में हो जाए। उसको बनाने में 10-15 साल लग जाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या का हल है किसानों के लिए। और कुछ तज्ञों ने ऐसा भी सोचा है कि 2045 या 50 में भारत में पीने के पानी की भी दिक्कत आ जाएगी। तो जो ज़्यादा बारिश के कारण नदियों में से पानी दरिया में बहता जा रहा है, और वही पानी हमारे देश में जहाँ पे सूखा वहाँ पे काम आ जाए, तो ड्रिंकिंग वाटर का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किसान को भी इरिगेशन अच्छा होगा। पानी 65% लोगों को सिर्फ मानसून पे डिपेंड रहना पड़ता है, और भारत का मानसून ज़्यादातर कंपलसरी नहीं होता, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी नहीं होता। तो नहर से इरिगेशन में भी किसान को बहुत बेनिफिट होगा। और जो 65% ज़मीन जो बंजर पड़ी रहती है, उसमें भी किसान अपनी फसल पका पाएगा, और उसका खुद का आर्थिक सुधार होगा, तो देश भी विकास की ओर चलेगा।
उसके बाद अगर पानी के बाद जो एक समस्या है, जो कीटनाशक दवाइयाँ, तो बाज़ार में जो दवाइयाँ मिलती है सोने से भी महंगी होती है, और उसमें से किसानों को उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलता। तो सरकार को जितनी भी लेबोरेटरियाँ है, कृषि लेबोरेटरियाँ, इसमें रोज़ नए नए प्रयोग करने चाहिए, और कौन से कीट को मारने के लिए कौन सी दवाई अच्छी है वो सरकार की ओर से किसानों को बतानी चाहिए। हालांकि जो कीट है वो उसके पाक को खा ना जाए, और उसका जो बड़ा पाक है इसमें से उसमें उसको अच्छा अनाज मिले। इसके अलावा एक दिक्कत है कि हमारे पास जो 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी वाले जो साधन है, एग्रीकल्चर के लिए जो इक्विपमेंट है, वो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी वाले नहीं है। ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, ऐसे जो बड़े जो है इक्विपमेंट, उसमें कुछ पैसे भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो गरीब जो किसान है उसको परचेज नहीं कर पा रहा है, और उसके हिसाब से उसको ये सब काम अपने हाथों से करना पड़ता है। आखिरी वक्त में हर जगह पे किसान जो पाक है उसको एक साथ काटना पड़ता है, उसका सीजन एक ही टाइम होता है, तो खेत मजदूरों को भी कमी आती है। तो सरकार को ऐसे इक्विपमेंट जो औजार है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले, जैसे इजराइल जैसे देश है, वहाँ कैसे टेक्नोलॉजी है, जहाँ अच्छी खेती हो रही है, वहाँ के देशों में वहाँ के किसान किस तरह और कैसे कौन से इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं, ऐसे औजार हमारे देश में लाके किसानों को सब्सिडी देके या वाजबी दाम से देने चाहिए। और सबसे अहम सवाल यह है कि सपोर्ट प्राइस, सरकार की ओर से किसान को सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रही है। उसके हिसाब से किसान बहुत दुखी है। अगर उसको एक 20 किलो अनाज अगर 600-700 में पड़ता है, और बाज़ार में 800-900 में अगर वो बेचता है, तो उसके हिसाब से उसका मुनाफा जो बेनिफिट है वो बहुत कम हो जाता है, और आखिरकार किसान कर्ज में डूब के साहूकारों से पैसे लेके अपना गुजारा चलाता है, और इसकी आमदनी, उसकी जो इनकम है कम होती जा रही है, उसके सर पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, और आखिरकार वो अपनी जान छोड़ देता है, या आत्महत्या कर लेता है, या फिर अपना धंधा चेंज कर लेता है। आज एक सबसे बड़ी एक समस्या है, किसान को जगत का ताज कहा जाता है, और जगत के ताज की जब इंक्वायरी की गई तो एक दिन के 2000 लोग किसान का पेशा छोड़ रहे, और ये आने वाले दिनों में भारत के लिए सबसे बुरी खबर होगी कि किसान के बच्चे आज खेतीबाड़ी करने से, कृषि से अलग होके कुछ अलग धंधा करने की सोच रहे हैं। ऐसा क्यों है कि सबको उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, और इस 21वीं सेंचुरी है, इसमें इंटरनेट का युग है, वो देखते हैं कि दुनिया कहाँ तक पहुँची है, तो सबको अपने भौतिक सुखों के साथ जीना है, और इसमें इतना इनकम नहीं हो रहा है। तो सरकार को उसके पीछे पूरा ध्यान लगा के उसमें बेनिफिट ज़्यादातर किसानों को मिले, ऐसा काम करना चाहिए। किसान के पास एक और भी फैसिलिटी है, जो सूखा और हरा अनाज, जो घास है, वो अपने पशुओं को दे सके, और डेली इनकम के लिए ज़्यादातर जो 1 हेक्टर से कम वाले जो किसान हैं वो पशुपालन का भी बिजनेस करते हैं, तो डेयरी उद्योग को भी सरकार को बेनिफिट देना चाहिए। डेयरी उद्योग में बढ़ोतरी आएगी तो 1 हेक्टर से कम ज़मीन वाले किसानों को 5 या 6 लाख सरकार को देना चाहिए, जो जिससे वो अपने पशु जो दूध देते हैं उसको परचेज कर सके, उसके लिए अपने फार्म में शेड बना सके, और जो मिल्क है वो बाज़ार में बेच के उसका डेली इनकम उसको मिल सकता है, और ये चीज़ बंद होने वाली नहीं है। तो उससे और जो एग्रीकल्चर दोनों की मिलावट और दोनों की इनकम से उसको भी बेनिफिट मिल सकता है। उसके अलावा भी सरकार के पास बहुत सी ऐसी योजनाएं हो जो हमको भी पता नहीं है। ऐसी योजनाएं पटवारी, टीडीओ, डीडीओ, ग्राम सेवक सभी के माध्यम से पूरी जानकारी किसानों को मिले और उसका सही फ़ायदा उसको मिले, उसके लिए पूरी जांच करनी चाहिए। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं गांव में सरपंच में रह चुका हूँ, तो मैंने फेस किया है कि ज़्यादातर ऊपर जो माहिती जाती है यहाँ से वो ज़्यादातर पेज में ही होती है, कागज़ पे पटवारी और ग्राम सेवक लिख के दे देते हैं। हकीकत में गांव के जो किसान हैं उसके पास ये माहिती पूरी उपलब्ध होती भी नहीं है। अभी तो इंटरनेट का युग है, तो जिसको सरकार की ओर से जितनी भी माहितियाँ, हर राज्य है जहाँ पे अलग अलग भाषा है,
तो गुजरात में गुजराती भाषा में उसका नेट पे किसानों के लिए उसको सर्च करके वो देख सकता है। मराठी है तो मराठी भाषा में देख सकता है, उसका सरकार को प्रबंध करना चाहिए। और मेरी किसानों से भी एक विनती है कि आप जो आंदोलन चला रहे तो इसमें एक ज़्यादा एक ऐसी भी चीज़ आई है कि जो ऑर्गेनिक फूड बन रहा है, तो ऑर्गेनिक फूड में भी अगर किसान अगर जो उसको उसके पीछे उसका पूरा नॉलेज उसको मिले और सरकार उसको प्रोत्साहित करे तो ऑर्गेनिक फूड की फॉरेन में भी बहुत डिमांड है और जिसके ज़रिए हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो अगर उसके लिए आपके गांव में जो पटवारी है, ग्राम सेवक है, उसको आप पूछिए कि अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको कैसे बदलाव ला सकते हैं। और सरकार को सिर्फ पेज पे कागज़ पे इसका ध्यान नहीं देखना चाहिए, उसमें अपने अधिकारियों को रूबरू जो कृषि मंत्री है उनको भेजना चाहिए। कृषि मंत्री उसको बनाना चाहिए जिसका इस फार्म में पूरा नॉलेज हो। ऐसे जिसने कभी खेत नहीं देखा हो, उसको ज्वार और मकाई के दाने में फ़र्क उसको पता नहीं चलता होगा कैसे किसान उसको उगाता है। ऐसे लोगों को कृषि मंत्री बना के किसी को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो सरकार भी ऐसे मंत्रियों को नियुक्त करे जिसका इस पेशे से कुछ नाता है और किसानों की व्यथा को जान सकते हैं। और मेरी किसानों को भी विनती है कि अभी महाराष्ट्र में एक आंदोलन चला था और इसमें किसी ने कोई भी तूफान नहीं और एकदम आराम से पब्लिक को भी कोई बिना टेंशन और अहिंसक लड़त चलाई और सरकार को अपने प्रश्न की जो रजूआत की वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी मुझे एक दुख भी हुआ कि कुछ किसान अपना दूध, फल, सब्जी रोड पे फेंक रहे थे। ये अच्छी वाली चीज़ नहीं है दोस्तों। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैंने भी फेस किया हुआ कि ये चीज़ को कितनी दिक्कत के हम उसको पकाते हैं। तो ये जो चीज़ है ऐसे कुछ गरीबों में बांट देनी चाहिए। अगर हम बेचना नहीं चाहे तो सरकारी स्कूलों में देनी चाहिए, तो ऊपर वाले भी देखेगा कि आपको कि आप कुछ सही करें और वो ऊपर वाला आपसे भी इंसाफ करेगा। और ज़्यादातर किसानों के जो लीडर होते हैं वो बहुत बड़ी ज़मीनों वाले होते हैं और ऐसे जो लीडर होते हैं तो किसानों की आवाज़ जब सरकार तक लेके जाते हैं तो आखिर में सरकार उसमें राजनीति की तरह सेटिंग कर देती है और किसानों की आवाज़ दब जाती है। तो किसानों को अपना लीडर ऐसा चुनना चाहिए कि अपने आखिरी सांस तक किसानों के लिए लड़े और उसकी अपनी किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाए। और सिर्फ लड़ना नहीं है, हमको सिर्फ उसका निराकरण करना है कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। और ऐसे लोगों को अगर हम रखेंगे कि जो सेटिंग वाले हैं तो किसानों की समस्या का कभी हल नहीं होगा। दोस्तों, किसानों की समस्या पहले भी थी, आज भी है, लेकिन पहले इनकम ज़्यादा थी और खर्च कम था। आज खेती में कृषि में क्या है कि उसका जो खर्च है वो ज़्यादा हो गया है और इसकी इनकम कम हो रही है। और जाहिर सी बात है, हर राज्य में हर सरकार यही बोलती है कि किसानों का कर्ज माफ़ करो, कर्ज माफ़ करो। लेकिन कर्ज माफ़ करने से किसानों की ज़िंदगी चलने वाली नहीं है। कर्ज माफ़ करने से अलावा किसानों की इनकम में कैसे बढ़ोतरी हो, ये बात ही हमको सबसे ज़्यादा सोचनी चाहिए। और किसानों की इनकम में अगर ज़्यादा बढ़ोतरी होगी तो इस देश में 48 से 50% जो लोग हैं कृषि से जुड़े हुए लोग, सबकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। अगर किसान की इनकम में बढ़ोतरी होगी तो देश की इनकम में बढ़ोतरी होगी। किसान आगे आएगा तो देश भी आगे आएगा और हमारा देश एक न एक दिन पूरे विश्व में सर्वाधिपति होकर दिखाएगा। लेकिन उसके लिए जितने भी नेता हैं सबको मेरे हाथ जोड़ के एक विनती है कि किसानों के फार्म पे जाए, उसके मसले सुने और उसके जो भी सवाल है उसका मतला ठीक से निकाले। हालांकि किसान आने वाले दिनों में जो गांव छोड़ के शहर की ओर जा रहे हैं उसके अलावा वो अपनी खेती पे, अपनी कृषि पे ध्यान दे और पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत का नाम बनाए। यही मेरी एक दिल की इच्छा है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों। और आपने जिस किसान ने भी ये वीडियो सुना है तो इस वीडियो को आगे शेयर करें। हालांकि इसमें किसानों की जो और समस्या है वो भी हमें सुनने मिले और पूरे देश में एक ही आवाज़ आए कि किसानों की जो समस्या है पूरी की पूरी समस्या हल हो जाए। और इस वीडियो को शेयर करके जो भी किसान हो उसके अपने ग्रुप में शेयर करके उसमें कमेंट लिखे, उसके लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर हो और हर किसान को अपना हक अदा हो, ऐसा मेरा दिल से मानना है। तो आप उस वीडियो को शेयर करके इस भारत के किसान पे एक ऐसा नहीं, अपने एक भाई को मदद करे, ऐसा मैं सोचूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।